हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई नो एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और बहुत एंजाइटी बढ़ रही होगी बहुत बच्चों की, बहुत प्रेशर आ रहा होगा एग्जाम का कि कैसे होगा सब। बट ट्रस्ट मी, आप लोग जैसे पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ते रहो और बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट रखना, ठीक है। ढील मत देना बिल्कुल भी, अच्छे से हो जाएगा, पक्की बात है, मैं गारंटी ले रही हूँ। बस आप लोग एक काम करना, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ना, इतना टाइम छोड़ लेना अपने लिए कि आप रिवीजन कर सको। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बाकी आप लोग को पता है हमारी सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो आज हम उसका थर्ड यूनिट का सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो थर्ड यूनिट का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, मौलिक कर्तव्य, जिसका हम सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशियल अप्रोच। मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति जानेंगे न्यायिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ना आप इसमें कुछ कुछ केस स्टडीज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भाई मौलिक कर्तव्य के कॉन्टेक्स्ट में कैसा आपका लीगल स्टेटस रहता है, क्या कानूनी स्थिति है, वो जानेंगे, ठीक है। उससे पहले भाई ये एग्जामोस्फेयर बीए ग्रेजुएशन करके आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो मिल जाती है आपको, आपकी डेट शीट वगैरह सारा मटेरियल सब कुछ यहाँ आपको अवेलेबल है, राइट। तो जाओ जाके चैनल ज्वाइन कर लो आराम से, ठीक है। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 1000 का टारगेट है, उम्मीद है सारे के सारे पहुंचा दोगे टाइम से ही। बाकी शेयर कर देना, एग्जाम टाइम में बहुत बच्चों को जरूरत पड़ रही होगी और नहीं मिल रही होंगी चीजें, तो इस चैनल के थ्रू उनको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो भाई साथ साथ आगे भी बढ़ते चलो और उनको भी लेके चलो, है ना, अपने साथ साथ जिनको हेल्प कर सको तो अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर कर देना, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति क्या है ना। देखो सबसे बड़ी बात ना, जो बहुत कॉमन सी है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी, जिन्होंने वो नहीं देखी है वो प्लीज उसको देख ले पहले, फिर इसको देखना, क्योंकि उससे क्या होगा, लिंक क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमें पता है इनिशियली थी नहीं, बाद में ऐड की गई, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये भी पता है हमें कि फंडामेंटल राइट जो है वो शुरू से थे, इनिशियली थे, शुरुआत से ही थे, पर ये जरूरत महसूस होने पर हमने ऐड किया। आ गई बात समझ में, ये चीज हमें पता थी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ कुछ केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि भाई आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो सच में जरूरी है, या फिर किस तरीके से वो फंडामेंटल राइट के साथ आप उनको लेके चलोगे, या फिर उनका कोई वजूद है नहीं है, मतलब जो भी सारे सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आपके अलग अलग उसके व्यू पॉइंट्स बनते हैं, राइट। तो वो सारा आप यहाँ देखने वाले हो, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। और साथ साथ ना शॉर्ट में लिख लेना, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मान लो आप ये वाला केस पढ़ रहे हो, ठीक है। करते हैं, इन द केस ऑफ बीजे इमैनुअल वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। देखो एक चीज का ध्यान रखो कि आप जब इनकी नोट मेकिंग करोगे तो इसी तरीके से लिखना है कि आपका केस का नाम लिखा और साथ में इज इक्वल टू करके लिख दिया नेशनल एंथम केस। आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये राष्ट्रगान वाला केस है। स्टोरी मैं आपको बता ही दूंगी, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आंसर में लिख के आ सकते हो अपनी लैंग्वेज में। हुआ क्या था, इसमें 3 स्टूडेंट थे स्कूल के, जिन्होंने क्या किया, ये 3 स्टूडेंट हैं, इन तीनों ने क्या किया कि भाई नेशनल एंथम हो रहा था स्कूल में, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने मना कर दिया तीनों बच्चों ने कि हाँ भाई हम क्या नहीं करेंगे, हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, ठीक है। अब इनको इसी बात पे क्या कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। अब यहाँ बात आई कि क्या ये वाली बात सच में सही थी, उन बच्चों को स्कूल से निकाल देना, और क्या मतलब नेशनल एंथम गा देना या ना गाना, मतलब क्या है इसका वो पूरा। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भाई आपका राष्ट्रगान हो गया, झंडा हो गया, है ना, तो आपको इनको सम्मान देना है। तो अब हुआ क्या, इस केस की शुरुआत ही ऐसे हुई, बच्चों ने मना कर दिया और उसके ऊपर उनको बाहर कर दिया गया। एक सर्कुलर इशू किया, ठीक है, डायरेक्टर ने केरला में। उसने क्या बोला कि जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब स्कूल के अंदर जितने भी आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य कर दिया कि हर बच्चा क्या करेगा, राष्ट्रगान गाएगा ही गाएगा। अब पहले तो देखो ये दिशा निर्देश नहीं था, पर आपने निर्देश दे दिया, ठीक है। निर्देश देने के बाद भाई आपने वो परिपत्र जारी किया और आपने लिखा कि भाई सबको गाना है। अब क्या हो गया, बच्चों के लिए कंपल्सरी हो गया, बट प्रॉब्लम है कि वो बच्चे तो यार नहीं गा रहे। अब आप क्या करोगे इस केस में, उन बच्चों को बाहर कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या आती है आपकी कि ये जो 3 बच्चे ना, इन्होंने एक अच्छा काम किया था, इन्होंने गाने से मना किया था, रिफ्यूज किया कि भाई हम गाएंगे नहीं। बट एक अच्छी चीज क्या हुई कि वो स्टूड अप हो गए थे, मतलब वो खड़े हो गए थे, है ना। तो दे स्टूड अप आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो इसी कंट्री का पार्ट है, तो वो नेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो खड़े हो गए, ठीक है। बट उन्होंने गाया नहीं। अब ये ना बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि अच्छे पागल थे भाई, जब तुम खड़े हो गए तो गा भी लेते, मतलब इतना ही अगर तुम्हें मतलब लग रहा है कि रिस्पेक्ट करना है तो गाने गाया क्यों नहीं, गाने में कौन सी आत्मा बाहर आ रही थी, राइट। बट देखो इस चीज के ऊपर आप और मैं जज नहीं कर सकते, ये हम सबके पर्सनल फेथ है, पर्सनल बिलीफ है। एक चीज और है कि भाई आपको पता है आप अपने रिलीजियस फेथ को भी मानते हो, ठीक है। चॉइस इज योर्स कि आप
प्रायोरिटीज पर क्या रखते हो, रिलीजियस फेथ को रखते हो या नेशन को रख रहे हो, राइट। तो इन बच्चों का क्या था कि रिलीजियस फेथ आड़े आ रहा था, इनको लगता था कि भाई जो हमारे रिलीजियस फेथ है वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम इसको गाएं, तो सिंपल हम खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, तो ये सिंपल खड़े हो गए और ये वाली चीज हुई, ठीक है। यही वाली जो बात मैंने आपको बताई। अब ऐसे में क्या होता है कि वो बिकॉज ऑफ रिलीजियस फेथ, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई ना कि धार्मिक आस्था के कारण राष्ट्रगान नहीं गाया उन्होंने। अब परेशानी ये कि उनके जो धार्मिक फेथ है वो उनको अलाउ नहीं करते कि भाई आप इस चीज को गाओ, आपने स्कूल से बाहर निकाला उस बच्चे को। अब परेशानी ये बनी कि आपने क्या कह के निकाला बच्चे को बाहर कि भाई तुमने क्या किया है, तुमने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया, ठीक है। और इसके तहत जो बच्चा फंडामेंटल या जो भी इंसान, इट्स नॉट बच्चा, मतलब ये खाली एक बच्चे की बात नहीं हो रही, ये इंसान की बात हो रही है कि जो भी भारतीय नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज को ना माने या फिर वायलेशन करे, तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कुछ कुछ एक्ट्स बने हुए हैं आपका, तो ऐसे ही एक अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971, मतलब राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत बोला कि भाई अपराध कर दिया बच्चों ने, तो कि गाया नहीं है तो अपराध हो गया। अब इसके ऊपर मुद्दा उठ गया, क्योंकि ये कैसा, मतलब आप इसके ऊपर कैसे, लीगल सैंक्शन तो है नहीं ना, कहीं पर भी लिखा है सीधा सीधा कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। तो अब यहाँ मुद्दे होने शुरू हो गए, परेशानी खड़ी हो गई। तो अब क्या हुआ, कोर्ट ने इस चीज को रिवर्स कर दिया, मतलब हाई कोर्ट के डिसीजन को, ठीक है, अदालत ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई जो राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 ये जो एक्ट है आपका, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसके तहत उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। पहली बात तो देखो उन्होंने गाया नहीं, गाना एक अपराध नहीं है, पर आप एक चीज देखो कि वो खड़े तो हो गए थे ना सम्मान में, तो आप इस चीज को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि मैं खड़ी हो गई, चलो मैंने नहीं गाया, वो आपकी नजरों में शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट अगर अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन मैंने सम्मान तो दिया है ना, ऐसा तो नहीं मैंने डिसरिस्पेक्ट किया। अगर मेरी कोई ऐसी हरकत हो गई कि आपको लगे कि यार तूने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो फिर मैं, मतलब आप मेरे ऊपर जो भी सैंक्शन लगाओ या जो भी करना है वो करो। और अच्छी बात ये थी कि वो बच्चे खड़े हो गए थे, तो इसलिए उस चीज को क्या कर दिया गया, रिवर्ट कर दिया कि ये चीज सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गाइडलाइंस बनाई किस चीज के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, मतलब MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में। एक चीज और, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है ना वो वर्सेस को ना प्लीज बनाम लिख के ही आना, क्योंकि आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो केस स्टडी को तरीके से लिखा इसी तरीके से जाता है, ठीक है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, जितने भी शैक्षिक संस्थान है, मतलब शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनको बोला कि भाई हफ्ते में 1 घंटा आपको किस चीज के लिए देना है, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए, मतलब आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको हफ्ते में 1 घंटा निकालना है। तो आप उसके ऊपर बच्चों को पढ़ाओगे, ऐसे लेसन्स प्रिपेयर कराओगे जिससे कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो आर्टिकल 51 का G पार्ट में है ना, जिसमें आपने ये चीज सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए इशू की है। एक चीज और थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी क्या, कि वो ऐसी बुक्स, ठीक है, जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, भाई उनको ना जितने भी आपके संस्थान हैं, पढ़ने वाले जो केंद्र हैं, वहां पर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएगी, जिससे कि लोगों के पास क्या होगा, निःशुल्क पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, और लोगों के पास जागरूकता आएगी इस चीज के लिए, ठीक है। और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति लोगों में चेतना जागरूक करनी है आपको, है ना, चेतना उठानी है, जागरूकता लानी है, क्योंकि ये आप ही का काम है कि आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाओ, ऐसे कार्यक्रम चलाओ, स्कूल्स भी चलाएंगे तो सब मिलकर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, तो सेम वही वाली बात है कि एक हाथ से जैसे ताली नहीं बजती ना, तो सेम अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, अकेले जनता कुछ नहीं कर सकती, मिलकर काम करना है। तो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी आएंगे आगे काम करने के लिए, आपकी सरकार भी आएगी और हम भी आएंगे, तो मिलकर वो चीज अच्छे से फुलफिल हो पाएगी, ठीक है, ये वाली चीज। इसके अलावा एक और चीज थी, कीप द सिटी क्लीन। हफ्ते में, मतलब हफ्ते में कह रही हूँ कि साल में एक ऐसा हफ्ता आपको ऑर्गेनाइज करना है जिसमें आप कीप द सिटी क्लीन के ऊपर काम कर सको, मतलब शहर को स्वच्छ रखे, है ना। इसका पूरा का पूरा एक साल में 1 हफ्ता निकालना है जिसके ऊपर आप ये सारा काम करोगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक चीज और बोली गई, नॉर्मली क्या, कि जो आपका फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इनके बीच में ना बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच में अगर उचित संतुलन नहीं बनेगा ना, तो कभी चीजें हो ही नहीं पाएंगी। आपने एक चीज देखी, एक सिक्के के 2 पहलू वाली बात सुनी होगी, बड़ी कॉमन सी है ना, कि सेम वही वाली बात है यार, कि हम सबको राइट चाहिए, हम सब कहते हैं भाई हमें ये वाला अधिकार है, वो अधिकार है, नहीं मिल रहा तो हम भाग के कोर्ट जाते हैं, पर कभी कोर्ट आपसे पूछ ले कि आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हो क्या, आप एक अच्छे नागरिक हो कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हो या काम करते हो क्या, ठीक है। तो हमारे पास ही बोलने को होना चाहिए कि हाँ जी हम बिल्कुल निभाते हैं,
तभी तो, ये तो वो वाली बात हो गई ना, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना, कि अगर आपका संविधान आपको क्या कर रहा है, आपको फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो मेरा अपने देश के प्रति कर्तव्य है, जो ड्यूटीज है ना, जो जिम्मेदारी है, मैं उनको पूरी करूं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ठीक है। इसके अलावा श्री रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, इस केस में भी यही हुआ कि जो याचिका करता था, मतलब जिसने लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, उन्होंने यही वाली बात बोली क्या, कि आपका जो राज्य है ना, स्टेट को क्या करना चाहिए, अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए। किस चीज के लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है, कि हम सबको ये तो पता है कि हमारे पास ये अधिकार है, अच्छा आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, अच्छा आपको बोलने का अधिकार है, आपको संघ बनाने का अधिकार है, हमें अपने अधिकार बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बट परेशानी ये कि जब बात आए ना ड्यूटीज की, तो हमें यही नहीं पता कि अच्छा हमारी भी कोई ड्यूटी होती है, अच्छा कहीं लिखा भी हुआ है संविधान में कि हमारी ड्यूटी होती है, ये वाली चीज आती है। एग्री, ठीक है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, अच्छा ड्यूटी है तो वो 2-4 ड्यूटी समझ लेते हैं, जबकि देखा जाए तो पहले 10 थी और अब पूरी 11 ड्यूटीज हैं जो हम सबकी हैं, हम सबको फुलफिल करनी है इंडिविजुअली। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे नाम पे कह दूं अरे तू बैठ जा, जैसे नेशनल एंथम हो रहा है तू बैठ जा मैं खड़ी हूं तेरे हिस्से का, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। मतलब हम सबको इंडिविजुअली खड़ा रहना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, मैं अपनी निभा रही हूँ, सिंपल सी बात है। तो लोगों के अंदर जागरूकता लानी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या काम करने हैं। तो राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो लोगों में जागरूकता लेके आए। इवन ये हम सबकी भी आपस में ड्यूटी होनी चाहिए कि हम आपस में करें, क्योंकि ऐसा होता भी है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, नेशनल एंथम के नाम पे निकल के आ रहा है कि ये वो वाला हाल हो रहा है। आई थिंक ऐसा होता है ना, जैसे सुबह सुबह कोई गाना सुन लेते हैं तो वो पूरे दिन जबान पे चढ़ा रहता है। सेम वही बात है कि नेशनल एंथम वाले केस से शुरू हुआ, तो अब उसी के एग्जांपल्स निकल के आ रहे हो खुद से ही, है ना, तो समझ जाना तुम, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो नेशनल एंथम हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हुई एकदम से, ठीक है, तुम सारे खड़े हो, तुम मेरे को देखोगे ऐसे अजीब सी लुक दोगे कि भाई खड़े हो जाओ खुद से, मतलब खुद से नहीं समझ में आ रहा, तो मैं एकदम से जैसे लुक होगी, या फिर टीचर्स होते हैं ना स्कूल में कि हम कोई नहीं ध्यान दे रहे होते, एकदम से नेशनल एंथम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो एकदम से टीचर लुक देती है और भाई हम एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये वो वाली परिस्थिति है कि हमारी आपस में भी जिम्मेदारी है ना, कि सरकार तो निभाए ही, स्कूल तो निभाए ही, पर हम भी आपस में निभाएं इस चीज को कि क्या सही है क्या गलत है, ड्यूटीज कैसे और क्या क्या है, वो क्या सब हमको पता होना चाहिए और एक दूसरे को बताना चाहिए। इसके अलावा इस लेटर को एक रिट पिटीशन की तरह माना गया कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने इस चीज को समझा भी कि हाँ इस चीज की वाकई में जरूरत है। नेशनल कमीशन में भी एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और उसमें भी यही वाली बात रिव्यू की गई थी, क्या कि जो आपकी संविधान की पूरी समीक्षा की गई और देखा गया सब कुछ, तो समझ में आया कि भाई आपने चीजें लिख तो रखी हैं पर लोगों तक ही है नहीं, जागरूकता नहीं है इसके बारे में, तो थोड़ा सा पहुंचाओ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जो कमीशन है उसने प्रोवाइड किया कुछ कुछ सजेशन को, ठीक है। तो कोर्ट ने कुछ कुछ कमीशन बनाए या कमीशन के थ्रू कुछ कुछ सजेशन आए, तो क्या क्या सजेशन आए, क्या क्या सुझाव है, तो वो थोड़ा सा देखो। टू सेंसिटाइज द पीपल टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस। देखो जिसकी बात अभी हम कर ही रहे थे कि सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे मान लो कोई बिल्कुल ही बहुत पिछड़े इलाके से कोई इंसान आ जाए, तो वो जो आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह है ना, जितने भी ऐतिहासिक इमारत वगैरह हैं, तो ऐतिहासिक इमारत पे कोई लिखने लग जाए कुछ भी, है ना, तो आप एकदम से बोलोगे यार क्या कर रहे हो, मतलब ये गलत है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता। आपकी ड्यूटी है कि आपको इसको प्रिजर्व करना है, सही से रखना है, आप इसको गंदा नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। बोलेगा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, अरे हमें क्या पता कि क्या हमारी ड्यूटी है नहीं है। लोग ऐसे जवाब देते हैं क्योंकि दैट इज ट्रू, अवेयरनेस नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई लोगों में अवेयरनेस आए, संवेदनशील बनाना, लोगों को सेंसिटाइज करना कि भाई ये सेंसिटिव चीजें हैं, हमें इसका ध्यान रखना है, हम सबकी है, ये मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी है, तो हम सबको इसको संभाल के रखना है। दूसरी बात, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे लोगों के अंदर जागरूकता है और ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए, है ना। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यही है, जब हमें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्या हमारी ड्यूटी है क्या हमारी ड्यूटी नहीं है, या फिर ऐसा ना करने से क्या होगा, जब यार जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो मैं और आप कैसे फुलफिल करेंगे, या फिर कोई भी तीसरा पर्सन कैसे करेगा। तो बहुत जरूरी है इन छोटे छोटे स्टेप पर काम करना। इसी के लिए आपकी कुछ कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं जो टाइम टू टाइम आपको सुझाव देती है ना। तो ऐसे ही जस्टिस वर्मा कमेटी भी थी, उसने भी काफी रिकमेंडेशन दिए थे इसके अगेंस्ट, इसके सपोर्ट में, सॉरी। इसके अलावा टू जनरेट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ सिटीजन्स रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, मोड्स एंड मैनर्स मस्ट बी अडॉप्टेड। अब एक चीज और है, देखो अवेयरनेस वाली बात तो हो गई, कॉन्शियसनेस लेके आना, क्योंकि लोगों के अंदर ना कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हाँ भाई जो भी आपकी चेतना है, आपका कुछ शिष्टाचार हो, कुछ तौर तरीके हों कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए चाहे मैं इस चीज को फॉलो करूंगा ही करूंगा। ये वो वाली बात हो गई। जैसे आप नॉर्मल भी देखोगे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, नेशनल एंथम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है खाली टीचर और बच्चे ही हैं स्कूल में, बहुत सारे लोग होते हैं, काम करने वाले भी, हमारे जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं, है ना, मेंटेन करने वाले गार्ड हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, तो गार्ड भैया हो गए, आपके बस ड्राइवर हो गए, बहुत सारे लोग हैं। अगर नेशनल एंथम हो रहा होता है तो आपने चीज नोटिस की कि भाई सब खड़े हो जाते हैं सीधा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप नॉर्मल देखो,
आपका अगर नॉर्मल कहीं आपको तिरंगा दिखा कि वो सही कंडीशन में नहीं है, या नीचे ऐसे नीचे गिर गया है, या होता है ना कई बार कि लगा रखा होता है तो वो गिर जाता है उड़ के या कुछ भी होके, तो आप कहीं भी देखोगे तो ऐसा तो नहीं है कि खाली स्टूडेंट्स ही इस चीज को उठाएंगे या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वही उठाएंगे, नहीं। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, कोई भी हो, चाहे लिटरेट हो कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी, भाई जिसको दिखेगा ना वो भाग के उठाएगा कि नहीं यार ये अपने देश का झंडा पैरों में पड़ा है, नहीं 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 गलत है, इसकी जगह यहाँ नहीं है, समझ रहे हो। तो ये हम सबका शिष्टाचार है, ये हमारी ड्यूटीज है कि हम सबको भाग के इस चीज के लिए क्या करना है, हमेशा आगे रहना है। तो ये वाली वो फीलिंग आनी चाहिए, ये वाली भावना जागरूक करनी सब में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कोर्ट ने कंसिडर भी किया नेशनल कमीशन की रिकमेंडेशन को, कि जो भी नेशनल कमीशन ने राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर विचार किया, जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिए तो उन पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, और इस बात को फॉलो भी किया गया कि हाँ जो आवश्यक है उनको उठाया जाएगा। एक है आपका नेक्स्ट केस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज जॉर्ज फिलिप। अब देखो इनकी क्या बात थी, नॉर्मल सी बात थी पर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी केस है ना, समझने लायक है। कि हुआ क्या, रिटायरमेंट का टाइम था, ठीक है। अब जब रिटायरमेंट का टाइम है, रिटायरमेंट को ना सेवानिवृत्त लिख देते हैं, तो थोड़ा सा इसको हिंदी वाले स्टूडेंट रिटायरमेंट भी लिख लेना, जैसे हिंदी में नोट्स भी बनाते हो तो भी कई बार रिवीजन के टाइम पर ध्यान ना आए तो लिख लेना कि ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका रिटायरमेंट वाला केस था तो उसको चैलेंज किया गया था, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से ना 2 साल के लिए छुट्टी ली थी। किस चीज के लिए, एडवांस रिसर्च ट्रेनिंग के लिए। अब एक बात बताओ, कोई भी इंसान रिसर्च करता है तो अपने देश की प्रगति में योगदान तो देगा, वो रिसर्च कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि पर्सनली अपना इंडिविजुअली सोचेगा। भाई आप देश का पार्ट हो तो आप कुछ भी काम करोगे तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश के भले के लिए होगा ही होगा, राइट। तो कहने का मतलब है इन्होंने भाई 2 साल के लिए रिसर्च ट्रेनिंग करनी थी इनको, इन्होंने छुट्टी ले ली। अब ये विदेश चले गए, जब ये विदेश चले गए तो इनका टाइम पीरियड हो गया पूरा 2 साल बाद। 2 साल बाद इनको रिमाइंडर जाने लग गया कि भाई वापस आ जाओ तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, पर इन्होंने ओवर स्टे कर दिया, टेन्योर पूरा हो गया फिर भी ये वहीं रह गए। अब इनके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई कि भाई इन्होंने मतलब अपराध किया है या फिर मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए गए, और जब उसकी जांच वांच हुई तो पता चला कि हाँ भाई ये वाली बात सही है कि 2 साल से ऊपर हो गया था टाइम, और क्या कर दिया, वापस नहीं आए। अब बात क्या हुआ, हाई कोर्ट ने उनको रेमेडी दी थी, मतलब इसको चैलेंज तो किया ही गया, हाई कोर्ट में रेमेडी दी कि चलो ठीक है हम आपकी सर्विस ना वापस ज्वाइन करा लेते हैं, क्योंकि आपने 2 साल की छुट्टी ली थी तो आपको वो टाइम पीरियड मतलब आप यहाँ सर्व कर सकते हो, बट एक शर्त पर, क्या कि उन्होंने क्लॉज लगा दिया कि आपको कोई बैक वेजेस नहीं मिलेगा, मतलब आपको जो पिछला वेतन है ना वो प्रदान नहीं किया जाएगा। अब यार ये कैसी बात है, देखा जाए तो वो बंदा अपने सेल्फ उसके लिए तो नहीं कहता ना, देखा जाए तो वो जो रिसर्च कर रहा है वो देश के ही काम आने वाली थी। तो ऐसे में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को साइड कर दिया, रद्द कर दिया कि भाई ये चीज गलत है, आपकी ये ड्यूटी बनती है ना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये चीज याद दिलाई कि भाई मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज में जो जे वाला आर्टिकल है ना, एक बार उसको पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में और सामूहिक गतिविधियों में हमेशा उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना चाहिए। दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ के ऑल स्पेयर ऑफ योर लाइफ, मतलब पूरा 360 डिग्री जो है आप उसके एक्सीलेंस के लिए वर्क कर सकते हो, चाहे आप इंडिविजुअल करो चाहे आप कलेक्टिवली मिलकर कर रहे हो, ठीक है। एक चीज और है, इससे क्या होगा, आपका जो नेशन है वो कॉन्स्टेंटली राइज करेगा, आपका नेशन उच्च स्तर तक पहुंचेगा धीरे धीरे करके, है ना। जो भी आपकी उपलब्धि होगी वो कहीं ना कहीं देश की उपलब्धि में भी तो शामिल हो रही है ना। तो ये अचीवमेंट, ये एक्सीलेंस, ये सारी की सारी चीजें अगर देखी जाए आप अचीव कर रहे हो, बट आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, तो इसको आप वो नहीं कर सकते ना कि भाई तूने वायलेट कर दिया, तूने वायलेशन कर दिया, तो वो वाली चीज गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट नहीं की जानी चाहिए। तो ये उसके रिगार्डिंग था, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला कि नो ऑर्डर शुड बी पास्ड बाय द कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोर्ट इस चीज का ध्यान रखे कि कोई ऐसा आदेश पारित ना कर दे जिससे लगे कि भाई वो इनडायरेक्टली 51A, मतलब 51A की बात हो रही है, दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, कि इनडायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या ना कर दो, उनको नष्ट ना कर दो। तो कोई ऐसा ऑर्डर ना हो कि हमें दिखे कि भैया ये तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ओके। सो ये वाली चीज का बड़ा ध्यान रखा जाए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी इसमें, और जो कि जरूरी भी थी। नेक्स्ट केस है डॉक्टर दशरथी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। मतलब डॉक्टर दशरथी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में ये वाली बात मानी गई, कौन सी, कि आपका जो अनुच्छेद 51 है, मतलब आर्टिकल 51 का जे वाला जो पार्ट है ना, उसमें यही वाली बात बोली है ना कि आपका हर नागरिक देश का, उसकी ड्यूटी है कि वो अपने सारे स्पेयर के लिए अपनी लाइफ में जितनी भी एस्पेक्ट है, जहां जहां से लगता है कि भाई वो एक्सीलेंस ले सकता है तो भाई वो अचीव करे,
चाहे उसको इंडिविजुअली कोई काम करना हो चाहे कलेक्टिवली करना हो, भाई आप सब करो, आपको ये पूरी पूरी जिम्मेदारी है। और एक और चीज है कि स्टेट प्रोवाइड करेगा ऐसे तरीके जिससे कि आप एक्सेलेंस लेके आ सको, क्योंकि आपको परमिशन मिल जाएगी स्टेट की साइड से, और आपको आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है, वो आपको अलाउ भी करता है ना सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि आप अपने भले के साथ साथ अपने देश की भलाई के लिए भी तो काम कर रहे हो ना इनडायरेक्टली। तो उसकी बात हुई। इसके अलावा एक केस है चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉर्चुनिटी दी क्या, कि स्टेट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज रेदर देन कर्टेलिंग देम। देखो एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रहा है कि हमारे यहाँ पर ना जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज है वो देखो कानूनी रूप से तो लागू नहीं होंगी, कोर्ट के द्वारा लागू नहीं होंगी, बट जो स्टेट है वो उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अवेयरनेस भी आप ही लेके आओगे, स्टेट की ड्यूटी दे दी, ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज भी आप ही क्रिएट करोगे, मतलब कि अगर मुझे अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे रास्ता बना के दोगे, ऐसा नहीं है कि आप रोड़े अटकाओगे। कहने का मतलब है आप आगे बढ़ने की तरफ मेरी मदद करोगे, हर्डल्स क्रिएट नहीं करोगे, कर्टेल नहीं करोगे उन चीजों को, समझ रहे हो। तो अवसर को बढ़ाओगे, आप कम नहीं करोगे। दूसरी बात, और मतलब पहली बात ये, दूसरी बात यही थी कि हर सिटीजन की भी ये ड्यूटी है क्या, कि वो कलेक्टिवली इन ड्यूटीज को फुलफिल करेगा आराम से। ओके अच्छा, इसके अलावा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन या लागू करना, कि जो भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कैसे लागू हो रही हैं, क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। फंडामेंटल ड्यूटीज गाइड द सिटीजन एंड द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपल बॉडीज। देखो एक बात बताओ, ड्यूटीज समझ रहे हो, वर्ड पे जा रहे हो, ड्यूटी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है ना, कि आपके कुछ जिम्मेदारी है, यहाँ पे कुछ कर्तव्य हैं अपने देश के लिए। तो जब आपको आपकी ड्यूटी बताई जाती है तो आपको पता है एक नागरिक को उसकी ड्यूटी पता है, एक लेजिस्लेटिव जो आपकी लेजिस्लेटिव बैठती है ना, विधायिका जो है आपकी, उसको पता है, एग्जीक्यूटिव को पता है कि क्या क्या एक्शन लेना है, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन मतलब निर्वाचित और गैर निर्वाचित जो संस्थाएं होती हैं उनको पता है, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको पता है, ठीक है। ऐसे ही आपके क्या जो म्युनिसिपल बॉडीज होती है, मतलब नगर निकाय हो गए, मतलब आप ये लगा लो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक सबको पता है कि आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। और ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो हम सबको गाइड करते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं कि बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते आपके ये कर्तव्य हैं जो हम सबको पूरे करने हैं। आ गई बात समझ में। इसके अलावा क्या है कि जो ड्यूटीज है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको ही फुलफिल करनी है, मुझे भी करनी है, मतलब हम सबको करनी है। तो यहाँ बात हो रही है कि ऑब्जर्व्ड बाय सिटीजन व्हेन मेड कंपल्सरी बाय लॉ। एक चीज है कि एक बात हुई कि मैंने आपको क्या बोला कि जैसे इट इज वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि स्कूल में या कॉलेजेस में टीचर ने बोला भाई असाइनमेंट जमा कर देना अपने, ठीक है। तो बस मैंने यही बोला असाइनमेंट जमा कर देना, या फिर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन बना के ले आओ। हकीकत बात क्या है कि अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन ना लगाऊं मैंने अगर ये बोल दिया कि ओनली असाइनमेंट जमा करके लाना, तो 100 में से मुश्किल से ना 20 बच्चे असाइनमेंट लाके देने वाले हैं, दैट इज ट्रू, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई ये असाइनमेंट है बना के लाना, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड मैं ये कह दूं कि इस असाइनमेंट के 20 नंबर है। अब ये जो 20 बच्चे दे रहे थे मुझे, इसका आंकड़ा अपने आप से 100 हो जाएगा, 100 नहीं भी होगा तो 95 प्लस जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई 20 नंबर मिलेंगे इसके, अब तो देना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन लग गई। तो सेम विद दिस कि अगर आपको बोल दिया जाए भारत के नागरिकों आपकी ड्यूटी है कि आप ये करो, तो आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है कर देंगे। 100 में से कोई 1 या 2 ही बच्चा करेगा, या 1 या 2 ही पर्सन लोग करेंगे, बच्चा नहीं बोलना चाहिए, हालांकि लोग बोलना चाहिए, 1 से 2 लोग ही करेंगे, ठीक है। बट अगर आप उसके ऊपर कुछ लॉ लगा दो, है ना, कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दो, तो ऐसे में क्या होगा, लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ये नहीं किया तो इसके बदले ये वाली चीज हो सकती है, या फिर मतलब इस तरीके से आपको पनिशमेंट मिल जाएगी या फाइन भरना पड़ेगा या कुछ भी XYZ टर्म एंड कंडीशन लगा दो, जिससे कि लोग क्या करें उसको फुलफिल करें, सिंपल, ठीक है। दूसरी बात क्या, आप ऐसे रोल मॉडल्स को क्रिएट करो जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस हों। तभी तो ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज होती है तो जैसे हमारे कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप टीवी पे भी देखते हो कितने जो आपके बॉलीवुड एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ये लोग ऐसे ऐड करते हैं क्योंकि ये रोल मॉडल की तरह होता है। तो हमें अगर मैं मान लो अक्षय कुमार को बहुत मानती हूँ, मान लो, या अमिताभ बच्चन को बहुत मानती हूँ, अगर वो जिस चीज की ऐड करूंगी मुझे लगेगा हाँ यार, मतलब वो इतने बड़ी हस्ती होकर वो कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस चीज को, मुझे भी करनी चाहिए। तो लोग इस तरीके से भी इन चीजों को फॉलो अप करते हैं, समझ रहे हो। तो ये भी तरीके हैं। इसके अलावा आप एक और चीज देखोगे कि बहुत जरूरी है कि अगर आप एक बार नेसेसरी तरीके से एप्रोप्रिएट मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दोगे ना, तो लोग अपनी ड्यूटीज को ज्यादा अच्छे से फुलफिल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने काम नहीं किया या फिर मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया तो मेरे को सफर करना पड़ सकता है ना। तो ये लागू ही तभी हो पाएंगे जब विधायिक और न्यायपालिका कोई निर्देश दे कि हाँ भाई इनका उल्लंघन हो रहा है मौलिक कर्तव्यों का, तो इनके ऊपर कुछ रूल रेगुलेशन बना दो थोड़ा बहुत, ठीक है, और तभी ये इन्फोर्स भी हो पाएंगे। अदरवाइज उसके बिना ना इनका इन्फोर्स होना बड़ा मुश्किल है।
सब लोग डिसिप्लिन में नहीं आ पाते, हर लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। और ये जो वैक्यूम है ना, कि ये वैक्यूम कैसे क्रिएट कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने कह तो दिया फंडामेंटल ड्यूटी है, हम सबको निभानी है, बहुत जरूरी है, पूरा करो उसको, ये करो वो करो, स्टेट की जिम्मेदारी दे दी, पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि आपने कोई लॉ तो नहीं बनाया, आपने कोई पनिशमेंट के लिए कुछ रूल रेगुलेशन तो नहीं दिए, इसके वजह से लोगों को सफर करना पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा ये वैक्यूम क्रिएट हो सकता, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फुलफिल कैसे हो सकता है लेजिस्लेटिव के थ्रू, कि थोड़े बहुत ऐसे मतलब डाल दिए जाएं रूल रेगुलेशन कि लोगों को डर लगे इस चीज से, ठीक है। तो लीगल यूटिलिटी की बात हो रही है बेसिकली, यहां हम इतनी देर से जो बात कर रहे हैं वो लीगल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, कि चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज हो चाहे डीपीएसपी हो, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल राइट है, ये तो आपके लीगली सैंक्शन हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, आपको ये पता है, ठीक है। तो ये तो आपका कंपलसरी हो गया हर हाल में, ठीक है। बट अगर आप बात करो फंडामेंटल ड्यूटीज की, डीपीएसपी की, है ना, तो इन केसेस में क्या होता है आपको पता है, कोर्ट में लागू नहीं होते ये, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो इनके लिए कोई नहीं खड़ा, पर अगर इसमें कुछ हो जाए तो भाई तुरंत आप कोर्ट भाग जाओ, ये सारी चीजें। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, समझ रहे हो, कि यहाँ पर उल्लंघन के मामले में कोई कानूनी मंजूरी नहीं है कि हाँ भाई आपके ऊपर कोई सैंक्शन लग जाए या कोई भी आपके ऊपर एक्शन ले ले, तो उस चीज का थोड़ा सा रहता है। तो इसलिए इनका जो फॉलो करने का तरीका है या फिर आप परसेंटेज देखोगे वो कंपैरेटिवली कम है। सबको फंडामेंटल राइट तो चाहिए पर फंडामेंटल ड्यूटीज किसी को पूरी नहीं करनी, ये वो वाला हिसाब हो गया। इसके अलावा लोग कभी भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी करनी है, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई लीगल सैंक्शन तो है नहीं भी करेंगे तो क्या ही कर लेगी, कोई नहीं कर सकता हमारा कुछ भी, ठीक है। बट ये बात कही जाती है कि अगर लोग अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहे तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने राइट्स को यूज करें, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं एज अ पर्सन, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करूं अगर 100% अगर कुछ भी नहीं होता, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, तो अगर बंदा 99% अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा है, 90% कर रहा है, तो इट इज आवर ड्यूटी कि हाँ भैया आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, हाँ भाई कर रहे हैं बिल्कुल, चलो ठीक है, फंडामेंटल राइट आप पूरे डिजर्व करते हो क्योंकि आप अपने कर्तव्य निभा रहे हो। अब हम अपने कर्तव्य निभाएंगे कि हम आपको, जैसे संविधान आपको दे रहा है पूरा अधिकार कि हाँ चलो आपको ये अधिकार है, बट उस बंदे का क्या करोगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज तो निभा ही नहीं रहा, कि छोड़ना यार मुझे क्या करना, बस मुझे राइट दे दो मेरे, तो ये वाली चीज तो गलत हो जाती है। पर अल्टीमेटली ऐसा ही होता है कि लोगों को ड्यूटीज से कोई मतलब नहीं है, राइट से मतलब है, ठीक है। रीजन यही है लीगली इन्फोर्सेबल नहीं, जिस दिन लीगली इन्फोर्सेबल हो जाए ना ड्यूटीज अपने आप फुलफिल होनी शुरू हो जाएंगी, ये बात आप और मैं बखूबी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें ये वाली बात बोली गई क्या कि वैधानिक जो कर्तव्य हैं उनको शामिल किया गया कि आपकी कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं जो आपने फुलफिल करनी है, और ये कैसी हैं, ये आपने इन्फोर्स कर दी है लॉ के थ्रू। दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि अगर आप फेल हो जाते हो कोई काम करने से, कोई ड्यूटीज फुलफिल करने से, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी लग जाएगी, समझ रहे हो। सिंपल सी बात है कि कुछ ना कुछ पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। तो ये उनसे रिलेटेड हो गया, जैसे आप मान लो कोई भी कंडीशन लगा दी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कंडीशन बना दी कि ये मॉन्यूमेंट है, आपने उसके ऊपर तोड़ फोड़ किया या कुछ भी किया, तो मैं यहाँ लगा दूं नोटिस कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इतने रुपए का फाइन भरना पड़ जाएगा, कम से कम इतने टाइम की ये हो सकती है सजा या जो भी है, तो ये आपने ये ऐड कर दो। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आपने ये ऐड कर दिया तो इसकी वजह से इसका जो इम्पोजिशन है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेनल्टी के नाम पे भी तो हम डर जाते हैं, थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई छोड़ नहीं कर रहा, वहां लिख रहा है पहले ही 500 रुपये भरने पड़ जाएंगे, जिम में 100 रुपये, ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखने लग जाते हैं फिर, है ना। तो सक्सेस ऑफ दिस प्रोविजन विल डिपेंड अपॉन द मैनर एंड पर्सन अगेंस्ट विद हुम दीज ड्यूटीज वुड बी इन्फोर्स। कहने का मतलब ये कि ये प्रावधान की पूरी सफलता तभी निर्भर करती है जब आपको लगे कि हाँ भाई अगर ये ड्यूटी इन्फोर्स नहीं हुई या पूरी नहीं हुई तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। इफ द ड्यूटीज आर नॉट नोन टू ऑल देन देयर विल बी नॉट प्रॉपर एनफोर्समेंट। एक सबसे बड़ी बात जो हम इतनी देर से कह रहे थे स्टार्टिंग में, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है, दैट इज ट्रू कि भाई अगर लोगों को पता ही नहीं है हमारी ड्यूटी क्या है, या फिर अच्छा ड्यूटी हम सबकी अपनी अपनी होती है, जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या लोगों तक ये बात ही नहीं पहुंच पाती, उनको समझ नहीं डेवलप हो पाती उनकी, तो ऐसे में एक बात बताओ, जब उनको पता ही नहीं है यार, जागरूकता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो आप और मैं कैसे उम्मीद कर ले कि आप 100% इस चीज को फुलफिल कर पाओगे, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, और ये सबसे बड़ा रीजन है। जब आपके पास इलिटरेसी है, अशिक्षित जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है ना, शिक्षा कंप्लीटली नहीं है लोगों के पास, तो ऐसे में क्या है कि भाई वो जागरूक भी नहीं होंगे, और जब पॉलिटिकली वो जागरूक नहीं है तो ऐसे में क्या होगा कि समाज और देश के प्रति मतलब उनको क्या देना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री, आपका घर, आपकी यूनिवर्सिटी, है ना, किसी भी प्लेस में आप ये वाली कोशिश करेंगे कि हाँ आपको ये सारे के सारे दायित्व को पूरा करना है और ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप यहाँ ये
पूरा करते हो तो धीरे धीरे ये चीज अवेयरनेस फैलती है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मान लो मैं स्कूल गई पहली बार, ठीक है, जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी होंगी, या फिर कोई भी बच्चा स्कूल जाता है वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसको एक बात समझ में आती है कि अच्छा ये बैड हैबिट है, ये गुड हैबिट है। वो घर आके बताता है कि नहीं मम्मा ऐसे नहीं बोलना, नहीं मम्मा मैम ने ना ऐसे बोला है, नहीं पापा मैम ना ऐसे बोलती है, आपको पता है। तो बच्चे ये चीजें क्या करते हैं, सोशली क्रिएट करते हैं ना। जैसे हम भी तो ये सारी चीजें सीखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में जा जाके हमें बहुत सारी नई नई चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ये रूल है, अच्छा ऐसा होता है। फिर हम घर जाके बताते हैं कि मम्मी आपको पता है ऐसा ऐसा होता है। जैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो हमें नहीं पता था कि नॉर्थ ईस्ट में, जब हम पढ़ा करते थे कॉलेज में, कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा भी मतलब ऐसी भी ट्राइब्स हैं जहां पर जैसे शादी होती है, जैसे अपने यहाँ नॉर्मल क्या होता है कि जो फीमेल है वो जाएगी मेल के घर, राइट, बट नॉर्थ ईस्ट में ऐसी भी ट्राइब्स हैं आपकी कि जहां पर क्या होता है, आपका मेल आता है अपना घर छोड़कर। हमें नहीं पता था। जब टीचर्स ने बताया तो भाई हम भी बड़े खुश होकर घर पे जाके बता रहे हैं मम्मी आपको पता है ऐसा ऐसा होता है। तो अवेयरनेस आई ना, तो उनको भी ये बात सुनने को मिली ना, उनको भी समझ में आई, साथ में भाई ने भी सुनी, साथ में और लोगों ने भी सुनी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चीजें स्प्रेड होती है। तो सेम पे देश की जो ड्यूटीज हैं, भले ही लिटरेसी है, भले ही लोगों में अवेयरनेस नहीं है, पर आप और मैं मिलकर ही तो ये अवेयरनेस ला सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, प्रोग्राम्स चलाए जाएं, जैसे टीवी पर ऐड दिखाओ, लोगों में अवेयरनेस करो, जैसे न्यूज़पेपर में भी छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं, वहां ये चीजें डालो कि लोगों को अवेयरनेस आए, छोटे छोटे से नुक्कड़ नाटक वगैरह क्रिएट करो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं लोगों को जागरूक करने के, तो उन पर काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी, और ये बात आप लोग भी एग्री करेंगे, जैसे हमने एक बात की थी ना अभी, एक सिक्के के दो पहलू, सेम विद दिस की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कॉम्प्लीमेंट होती है फंडामेंटल राइट के, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर आप कह दो ना कि फंडामेंटल राइट दे दो मुझे, ड्यूटी से मुझे क्या करना, छोड़ो ना, बस राइट दे दो, भाई सही बता रही हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सोचो कि हाँ भाई चलो ठीक है आप अपने राइट्स को एंजॉय कर पाओगे। नहीं, थोड़ा सा चीजों को मिला के चलना पड़ेगा। ताली बजानी है मुझे तो भाई दोनों हाथ मिलाने ही पड़ेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बज पाएगी, समझ रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप खुद देखना, मतलब आपने नोटिस भी किया होगा वैसे पढ़ते हुए, नहीं किया तो अब नोटिस करना। देखो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आपको प्रोवाइड करा क्या, फंडामेंटल राइट्स, बट ऐसा तो नहीं है ओनली फंडामेंटल राइट्स है भाई, चाहे बाद में ही ऐड किए गया, पर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड तो कर दी ना। मतलब मौलिक अधिकार के साथ साथ आपने मौलिक कर्तव्य भी ऐड कर रखे अपने संविधान में। तो भारत का संविधान आपको दोनों चीजें दे रहा है। अब जो आपके अधिकार हैं वो तो आपको पूरे पेश किए हैं कि हाँ भैया आपके अधिकार है, आपको फॉलो करने हैं, अगर लागू ना हो तो कोर्ट जाओ, ये करो वो करो, ठीक है भाई। अब बात आई संविधान में मौलिक कर्तव्य, पहले तो थे नहीं, बाद में इसको लागू कराया गया। तो अब लागू कैसे हुआ आपको पता है, 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, मतलब संशोधन हुआ, और उसमें मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। जब इनको ऐड किया गया तो ये वाली बात बोल दी थी कि जो आपकी ड्यूटीज है ना इनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, मतलब कानूनी रूप से आपको कोई ऐसा थोपेगा नहीं भाई वो कर, पर ये आपकी एक जिम्मेदारी, मॉरल ड्यूटी है। ये वो वाली चीज हो गई कि आप एक अच्छे, जैसे हम स्कूल में भी मॉरल वाला सब्जेक्ट पढ़ते थे, है ना, हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था, और आज के टाइम पर अलग से भी नहीं पढ़ाया जाए अगर कहीं पर, या नहीं पढ़ाया जाता तो एक नॉर्मल है, ये बात हम सब में आती ही है क्या, कि जैसे आप देखते हो कि सुबह सुबह आप टीचर को मिल रहे हो, आप कहोगे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। सेम विद जैसे घर में जिनके बड़े बूढ़े हैं, दादी दादा हैं, हम उनको बोलेंगे राम राम बोल देते हैं कि दादी राम राम, अम्मा राम राम, है ना, या फिर नमस्ते कर देते हैं उनको, या फिर पैर छू के जाते हैं उनके, राइट, ये चीजें होती है ना। तो ये आपकी ड्यूटी है, ऐसा तो नहीं घर में पापा ने रूल बना रखा है या दादी दादा ने रूल बना रखा है भाई सुबह उठोगे सबसे पहले नमस्ते करोगे, राम राम करोगे, ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो कहीं नहीं लिख रहा, पर ये मॉरल ड्यूटी है हमारी, समझ रहे हो ना, कि बड़े हैं तो नमस्ते करके बोलना है। एक और चीज, सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम अपने मम्मी पापा का नाम लेते हैं, अपने दाई दादा का, या जितने भी हमसे बड़े हम नाम लेते हैं, नहीं, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि क्या, कि वो हमसे बड़े हैं तो भाई हमें उनको जो वर्ड बने हुए हैं माँ पापा दादा दादी, हमें भाई वो वर्ड ही बोलने हैं, हम नहीं बोल सकते उनको नाम लेकर या कुछ भी, तो ये मॉरल ड्यूटी। तो सेम विद दिस कि अगर आपको ये वाली, मतलब कहीं हम आपके ऊपर लागू नहीं कर रहे कानूनी रूप से कि भाई आपको फंडामेंटल ड्यूटी लगानी है जो भी है, बट ये आपकी मॉरल ड्यूटी तो है ना, आप इस देश में ही रह रहे हो ना। जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं तो अपने माँ बाप की वैल्यू कर रहे हैं और अपने घर के सामान की वैल्यू करते हैं। सेम विद दिस कि जब आप इस कंट्री में रह रहे हो तो आप इस कंट्री में लोगों की भी वैल्यू करोगे और इस कंट्री के सामान की, जैसे आप अपने घर के सामान को हार्म नहीं करते हो ना, कि अपना सोफा नहीं तोड़ रहे, बेड नहीं तोड़ रहे, तो सेम विद दिस कि आप अपने देश में जो चीजें हैं भाई उनको भी नहीं तोड़ोगे, उनको भी हार्म नहीं करोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज है, और इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको राइट को फुलफिल करना है ना तो ड्यूटीज को भी फुलफिल करो, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, एक के बिना दूसरा सच में अधूरा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आएगा अभी एजुकेशन से रिलेटेड, वो देखेंगे, ठीक है। देखो आर्टिकल 21, ठीक है, 21 में आपको क्या दे रखा है, राइट टू एजुकेशन दे रखा है, और ये आपका किसमें है, फंडामेंटल राइट में है, ठीक है। अब साथ ही साथ एक चीज और, फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी ना पहले, 11वीं यही वाली जुड़ी थी, कौन सी वाली, 51A में के वाला पार्ट, जिसमें क्या बोला गया कि भाई जो हमारे माता पिता हैं या अभिभावक,
अभिभावक हैं जो उनकी जिम्मेदारी है क्या कि वो अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएंगे। मतलब माँ बाप की भी जिम्मेदारी कि भाई आप जाके अपने बच्चे का एडमिशन कराओ, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो भाई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी आपको। तो ये हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स भी और स्कूल भी, मतलब गवर्नमेंट भी आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो आपने फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दी, एक तरफ आपने राइट भी तो बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों आ गए ना एक दूसरे के साथ। तो ये वाली बात जो मैं कहना चाह रही थी आपसे कि इसलिए एक दूसरे के पूरक है कि चाहे आप कंट्री के लिए बोल दो कि हाँ भाई आपकी जो सरकार है वो आपको ड्यूटीज प्रदान करेगी, ठीक है, स्कूल बना दिया आपने, सरकार ने कह दिया ठीक है जी जो आएगा हम एडमिशन दे देंगे। अब मान लो कोई आए ना एडमिशन लेने, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स पहले के टाइम पे थे, आज तो बहुत जागरूकता आ गई है। पहले ऐसा होता था कि बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं ना, बेटों को पढ़ा देंगे, चाहे पैसों की कमी होती थी बहुत बारी तो ऐसा होता था चलो ठीक है एक को ही पढ़ा सकते हैं तो एक को पढ़ा दिया, और जैसे बेटियां हैं तो घर के कामों में वो कर दिया। मतलब पहले सारे बहुत पुराने टाइम पर ये सारी चीजें चलती थी, आज भी कुछ कुछ जगहों पर हैं नो डाउट, बट जागरूकता बहुत आ गई। तो आज लोगों को लगता है नहीं हमें भी अपनी बेटियों को पढ़ाना है, सशक्त करना है, क्योंकि एक लड़की पढ़ती है तो लगा लो एक परिवार पढ़ता है, समझ रहे हो ना, वही वाली बात हो गई। तो इसलिए अब ये मुद्दा कि आपने आर्टिकल 21 में जो राइट टू एजुकेशन दिया, ठीक है, हमने खोल दिया अपना स्कूल, आ जाओ एडमिशन ले लो, पर जब मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे को लेके ही नहीं हुई स्कूल में एडमिशन के लिए, तो अब क्या फायदा उसका। ठीक है जी, फंडामेंटल ड्यूटी में डाल दिया, कर दिया ऐड कि माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चे को लेके जाओ एडमिशन कराने के लिए। अब क्या हुआ, अब बची ना ताली दोनों हाथ से कि जो पॉलिसी बनाई सरकार ने अब वो फुलफिल होगी, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को लेके जाऊंगी, स्कूल भी मुझे एडमिशन दे देगा। तो अब वो जो आपने उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से आपने ये पॉलिसी बनाई, अब वो पूरी होगी। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और है, पीपल ओनली वांट देयर राइट, ये बात सही है, आप और मैं इस चीज को जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि राइट्स की बात आती है तो राइट्स हमें पहले चाहिए होते हैं। जब आपकी बात आती है ड्यूटीज की तो हम परफॉर्म नहीं करना चाहते, या फिर बहुत कम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, है ना, कि थोड़ा सा ऐसे बोल देंगे कि अरे चल ठीक है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, छोड़ अभी, है ना, मतलब अभी मैं जल्दी में हूं। तो ये वो वाली कंडीशन है। तो अगर कुछ ऐसा है या कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन है तो ऐसे में क्या होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं अपनी ड्यूटीज के साथ। बट जब राइट की बात आती है तो अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं मैं नहीं दे रही आपको वोटिंग राइट, छोड़ अगली साल देख लियो, तो क्या सच में छोड़ दोगे आप? तुरंत जाओगे कोर्ट में कि बताओ हमें वोटिंग राइट नहीं दिया, हमें वोट नहीं देने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि राइट के लिए तो बहुत जल्दी जागरूक हो जाते हैं हम, जब बात आती है ड्यूटी की तो हम बहुत एडजस्ट करके या बहुत ऐसे हो जाते हैं कि कैजुअल हो जाते हैं, अरे छोड़ो चलो ठीक है देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से लगता है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग अवॉइड करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, जबकि राइट उनको पूरे चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोग खुद भी सोच सकते हो, तुम्हारे आसपास होंगे और बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे हर कोई बच्चा रिलेट कर पाएगा, ओके। एक और चीज, एक रिसेंट एग्जाम्पल था जैसे JNU है ना, जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, आपको पता है यहाँ पर देखो एक सीधी सी बात, आपको राइट दे रखा है, फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कि आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हो जो भी बात है। पर ऐसा तो नहीं है अभिव्यक्त करने का मतलब है कि कुछ भी बोलोगे। अब हुआ क्या, लोगों को अभिव्यक्ति का तो अधिकार है, अब कह रहे हैं हम अपना फंडामेंटल राइट यूज कर रहे हैं, पर ऑन दी अदर हैंड क्या बोल क्या रहे हैं, एंटी इंडिया वाले जो स्लोगन हैं, जो भी एंटी इंडियन स्लोगन्स हैं उनको बोल रहे हैं कैंपस में, ठीक है। अब देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, आप सम्मान नहीं दे रहे ना अपने नेशन को, तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट कर रहे हो और यूज क्या कर रहे हो, फंडामेंटल राइट। ये भी एक इसका बेस्ट एग्जांपल आया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि फंडामेंटल राइट तो आपको भैया पूरे चाहिए, पर हमें ड्यूटीज की बात आई तो नहीं, आप मतलब उल्टा अगेंस्ट जाके और बोल रहे हो या फिर नेगेटिव चीजें कर रहे हो, ठीक है। एक बात और, ये यूनिवर्सिटी के लिए इमेज नहीं बना लेनी कि JNU ऐसी यूनिवर्सिटी, नहीं, यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, बस मेन बात है कि एग्जाम्पल कि लोग ऐसा कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल कहीं का भी हो सकता है, किसी स्कूल का डाल दो, किसी भी यूनिवर्सिटी पे डाल दो, कि एक बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया कि ऐसा हुआ, तो उस तरीके से ही लेना नेगेटिव वे में नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये वाली बात सही है कि फंडामेंटल ड्यूटी का कैसे वायलेशन हुआ, क्योंकि आपका आर्टिकल 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है उसका C वाला जो पार्ट है वो ये कहता है कि आपको बीइंग सिटीजन, भारत का नागरिक होने के नाते आपको पावर, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, इसका ध्यान रखना है, आपको इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। भाई देश की शक्ति, एकता, अखंडता की रक्षा आप ही को करनी है, नागरिक ही तो करेंगे रक्षा, कोई और दूसरी कंट्री के लोग थोड़ी आएंगे कि अच्छा लाओ हम आपकी ना एकता बना के रखते हैं आपके देश की, ऐसा तो नहीं करते, वो तो उल्टा फूट डालते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि आप अपने देश के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे हो, तो वो चीज फिर गलत हो जाती है।
और भी एग्जाम्पल है इसके। अपने नेताओं को देख लो, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो भी मस्त यही काम करते हैं। जब वोटिंग का टाइम आता है, जैसे इस टाइम बहुत माहौल पूरा गर्म है चुनाव के चक्कर में, राइट, तो ऐसे में क्या होगा, रिलीजन के नाम पे, मतलब बिल्कुल रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, अरे हम तो आप ही के भैया हैं, अरे आप ही के ही बेटे हैं, अरे आप ही के ही भाई बंधु हैं, है ना, एक हिंदू को वोट नहीं करेगा, मुस्लिम को वोट नहीं करेगा, कौन किसको करेगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें जिससे लोग बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। तो वो ऐसी हरकत करते हैं। तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, वो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी को, क्योंकि यहाँ पर भी सेम सी वाला जो पार्ट है, पावर, यूनिटी और इंटीग्रिटी को आप हार्म कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के मन में भेद कर रहे हो ना। फिर मान लो कि अगर आप रिलीजन के नाम पर या कास्ट के नाम पर वोट ले रहे हो, तो यार आप तो डिवाइड कर रहे हो ना सोसाइटी को, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में, कास्ट में। क्योंकि मैं आपको ये कह रही हूँ कि अरे मैं आप ही की बेटी हूं, मतलब मैं कास्ट के सेंस में कह रही हूँ कि आप ही में से तो मैं खड़ी हुई हूँ, आप ही तो हूँ, आप ही को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। आप मुझे वोट नहीं दोगे तो किसको दोगे? देखना, आप मुझे मौका दो, मैं आप लोगों के लिए करूंगी, वो करूंगी। मतलब आप लोगों को कितना बेवकूफ बना रहे हो इन सबके नाम पर, समझ रहे हो। तो इसका भी वायलेशन होता ही है, हम सबके आगे है। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि ये चीजें ना मिलकर आपस में चलती हैं। वो चीज अभी आप पढ़ी रहे हो, आपको समझ में भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस हम सबने सुना है ना, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, वो कह रहे हैं ये खाली कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं है एक दूसरे के, वो सप्लीमेंट भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही है, साथ में सप्लीमेंट भी है एक दूसरे के। क्योंकि आपको पता है इनके जो गोल हैं, इनका जो मेन काम है वो यही है ना कि इनको वेलफेयर स्टेट को फॉलो करना है, कि हमें कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना करनी है। और जब आप समाज में क्रांतिकारी तरीकों का प्रयोग कर रहे हो, भाई आपने पूरा इंडिपेंडेंस अटेन किया, पूरी क्रांति के थ्रू सब सारा इतना आपने मतलब इतनी फाइट करी, इतना सारा स्ट्रगल किया आपने, कि इसलिए कि आप अपने यहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट बना सको। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल राइट को, अपनी ड्यूटीज को, सबको एक साथ लेकर चलोगे, तभी वो चीज हो पाएगी, ठीक है। ऐसा ना एक केस में ऑब्जर्व किया गया, एन के वाजपेयी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। इसमें बोला गया कि कॉमन थ्रेड है, अगर आप मिला के देखोगे ना इन चीजों को, तो ये सब आपस में मिलती जुलती चीजें हैं। जैसे आप देखोगे वो कह रहे हैं कॉमन थ्रेड आपस में जाता है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। वैसे अब तक आपको ध्यान हो जाना चाहिए, अगर मैं पार्ट 3, 4A की बात करूँ कि पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है ना। 4 में क्या है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज है या फिर डीपीएसपी है। 4 में डीपीएसपी है ना। 4A में क्या है, यहाँ पर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपको पार्ट से अब याद हो जाना चाहिए, है ना। तो इसमें यही वाली बात बोली गई कि हाँ भाई आपका फंडामेंटल राइट बहुत जरूरी है, बेसिक प्रिंसिपल जरूरी है, फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आपको फुलफिल करना है वो जरूरी है। तो ये सारी चीजों का बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट खुद कंसीडर करता है कि जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, किसके, फंडामेंटल राइट के हों, चाहे ड्यूटी के हों या फिर डीपीएसपी के हों, इनको अगर आपको इंटरप्रेट करना है, मतलब एक एग्जांपल देती हूं, जैसे कि मान लो कोर्ट को समझाना है फंडामेंटल राइट का, राइट टू एजुकेशन की, भैया एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, कि एजुकेशन ये, एजुकेशन वो। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है एजुकेशन और डीपीएसपी में भी आता है। तो जब कोर्ट एजुकेशन के एस्पेक्ट को समझाएगा या इंटरप्रेट करेगा, अपनी व्याख्या रखेगा, अपनी बात रखेगा, तो वो तीनों चीजों को ध्यान में रख के करे कि अच्छा फंडामेंटल राइट ये है, ड्यूटीज ये है और डीपीएसपी ये है इस मुद्दे के ऊपर, तब वो अपनी व्याख्या दे, तब अपनी बात को रखे। आ गई बात समझ में। इसके अलावा द नॉन इनफोर्सिबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी वॉन्ट अफेक्ट देयर इंपॉर्टेंस। देखो एक बात और है कि चाहे मौलिक कर्तव्यों को आप लागू करने के लिए, मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस घट जाएगी, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। भले आपने कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कर रखे, पर आज भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हम कितनी गंदी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनल एंथम वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी है ना, कि सब खड़े मैं नहीं खड़ी हूं, तो मेरी कैसी इमेज बन जाएगी, आपको नहीं पता कि मतलब कितने लोग बोल देंगे भाई देशद्रोही है क्या, मतलब बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं अपने देश के लिए, मतलब बताओ कैसी है, खड़ी नहीं हो रही है, रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। ये कॉमन सी बात है कि हमें इफेक्ट होता है। तो दैट मीन्स कि अगर मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा पर मेरी इमेज तो क्रिएट हो गई ना, तो मुझे उस चीज का भी तो डर है ना कि हाँ यार ये तो गलत है, और मेरे अंदर से मेरे को गिल्ट नहीं आएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आज भी बहुत ज्यादा है, भले आपने कानूनी रूप से लागू नहीं किया, इंपॉर्टेंस बहुत है, बस कहते हैं लागू करा दोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एसेंशियली टू अ डेमोक्रेटिक स्टेट बिकॉज दे अलाउ पीपल टू एंजॉय। भाई एक बात बताओ, आपको पता है आपके यहाँ डेमोक्रेटिक स्टेट है, आपके ही भले के लिए काम हो रहा है, पूरा का पूरा स्टेट वेलफेयर के लिए काम करता है कि भाई लोगों का ज्यादा भला हो, ठीक है। लोगों का भला होता है तो देश का अपने आप भला हो जाता है। तो सीधी सी बात है, इसीलिए तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी दी है कि कुछ कुछ आपके कर्तव्य हैं, आप उनको अच्छे से कर पाओ। एक बात बताओ, नॉर्मल अगर मैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने जाऊं, ठीक है, अब लोगों ने वो इतने गंदे कर रखे हो, तोड़ फोड़ रखे हो, तो क्या उनका वजूद रह जाएगा? कोई नहीं रहेगा, क्योंकि
चलो ठीक है, आप देखने गए, मैं देखने गई, हम सब ने उसको कूड़ा का बड़ा करके आ गए, जो आगे आने वाली जनरेशन उसको क्या मिलेगा देखने में, वो सोचेंगे कि हैं ये क्या, मतलब ऐसे ही लिखे रहते थे। उनको तो लगेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारी हरकत रही है ना। उनको लगेगा कि अच्छा शुरू से ही चल रहा है, कि चीजें कितनी मिस इंटरप्रेट हो जाएंगी। बहुत जरूरी है कि चीजें जैसी आप उनको साफ सुथरी रखो, अच्छा रखो, कि देखने में अच्छा लगे, कि अपन भी नेक्स्ट टाइम जाए तो अच्छा लगे कि हाँ यार 10 साल पहले आई थी तब भी ताजमहल ऐसे दिखता था और आज भी ऐसे ही दिखता है। आ रही है बात समझ में? तो उस टाइप से चीजों को थोड़ा सा जरूरी है। एक चीज और, अगर आपको अपने राइट को एंजॉय करना है तो आप अपनी ड्यूटीज को भी फुलफिल करो, कि आपको मजा आए, कि हाँ यार ये तो मेरा अधिकार है, इसको मैं पूरा कर रहा हूं। और आपको ना अंदर से गिल्ट नहीं आएगा कि यार ये तो गलत है, मैं ड्यूटीज तो परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं राइट किस आधार पर एंजॉय कर रहा हूं। आपको प्राउड फील होगा कि मैं एक ऐसी मतलब नागरिक हूं, या ऐसा नागरिक हूं जो अपनी ड्यूटीज भी पूरी करता हूं और साथ साथ क्या है, अपने अधिकारों को भी अच्छे से यूज करता हूं। आई बात समझ में? और ये आपके देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्तव्य हैं। इसके अलावा जो फंडामेंटल वर्ड है ये अटैच होता है। देखो आप एक चीज नोटिस करो, फंडामेंटल जो वर्ड है ये ड्यूटीज में भी अटैच हो रहा है, राइट से पहले भी अटैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहा है कि ये हम सबको फॉलो करना है फंडामेंटली, मौलिक रूप से हम सबको। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली आप, मैं, या पर्टिकुलर कोई रिलीजन, पर्टिकुलर कोई कास्ट, ना, हम सारे के सारे इसको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा मैनी ड्यूटीज हैव ऑल्सो बीन सेटअप एज डिफरेंट लॉज। आपको पता है कि बहुत सारी ड्यूटीज को अलग अलग तरीके से कानून रूप में लागू करने की भी कोशिश की जाती है। ठीक है, ये बात सही है कि कुछ कुछ चीजें आपकी इन्फोर्सेबल होती है, कुछ कुछ नहीं होती है इन्फोर्सेबल, है ना। बट दिस डजंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अदर ड्यूटीज। देखो जो आपके लॉ हैं, जो आपके कानून है ना, कानून का भी कर्तव्य है ना। यहाँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज के लॉ नहीं है। कभी ये सोचो कि अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी के लिए लॉ बन गया, नहीं। ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, ठीक है, जो लॉ बने हुए हैं, उनकी भी तो ड्यूटीज है ना, कि बहुत सारे ऐसे आपके कानून है कि हाँ भाई आपका कानून का कर्तव्य ही यही है कि वो अच्छे से लागू हो जाए, लोगों में भेदभाव ना हो किसी के साथ, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जब आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपकी किसी वैल्यू को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, वो हेल्प भी करती है चीजों को अच्छा करने में। इसके अलावा ये खाली सरकार की ही ड्यूटी नहीं है, ये हम सबकी भी ड्यूटी है। क्या? कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, मतलब जैसे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, उनका हम अच्छे से यूज करें। एक चीज और है क्या, कि लोग समाज में सचेत रहें, क्योंकि हम अगर कॉन्शियसली वॉक करेंगे, हम कॉन्शियस रहेंगे, तो हम समाज में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जब आप लोग मिलकर, जब हम सभी मिलकर इंडिविजुअली अपना अपना काम कर रहे हैं ना, तो ये पूरा का पूरा एक समाज क्रिएट हो रहा है। और ये जो समाज है ये एक अच्छा समाज, हाई स्टैंडर्ड वाला समाज क्रिएट होता है। ठीक है, इसके अलावा हर सिटीजन को अपने नेशन के लिए जो भी ड्यूटीज है वो परफॉर्म करनी चाहिए। हम जैसे टैक्सेस हो गया, राइट टू वोट हो गया, भाई ये भले ही हमारी अलग अलग एस्पेक्ट्स में आती हैं चीजें, बट ये सब भी तो हमें मतलब करना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो ये गलत है फिर। इसके अलावा ड्यूटीज इनकलकेट द अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरीवन। वही कि आपको पता है कि कोई आपको पीटने नहीं वाला अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबके ऊपर कि नहीं यार ये काम तो बिल्कुल नहीं करना। पता है मॉन्यूमेंट पर लिखना गलत है, फंडामेंटल ड्यूटी इनको प्रिजर्व करना, दैट मीन्स हम नहीं लिखेंगे। और कोई लिखता है तो हम उसको बोल देते हैं अरे भाई क्यों गंदा कर रहा है, या फिर मत कर, तुझे नहीं पता ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, कि ये तेरी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी है कि हमें इसको ठीक रखना है, तो प्लीज मत कर ऐसा। ऐसा होता है ना, जब आप फंडामेंटल राइट को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप हमेशा कंसीडर करोगे फंडामेंटल ड्यूटीज को। तभी तो कोर्ट के लिए भी ये बात बोली गई कि कोर्ट अपनी बात रखे अगर ड्यूटीज के ऊपर, तो राइट को ध्यान रखेगा, राइट को रखेगा तो डीपीएसपी और ड्यूटीज को भी ध्यान रखे। तो ये हो गया तुम्हारा खत्म पार्ट। ठीक है, सो यूनिट 3 का आपने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में समझाया है मैंने, साथ साथ नोट मेकिंग कर ली होगी आप लोगों ने, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा सब अच्छे से। बस एक ही चीज बोलूंगी, इतना टाइम रख लेना सो दैट कि आप लोग रिवीजन कर पाओ, क्योंकि एक बार रिवीजन हो जाएगी ना फिर दिक्कत नहीं होगी। रिवीजन के टाइम पे आप लोगों को इतनी हेल्प हो जाएगी ना, फटाफट फटाफट एक रीड मारोगे, अपना पेपर दे के आओगे। ठीक है, बाकी इस वाला ये वाली जो यूनिट है इसका आपका कंप्लीट हो गया है। आई गेस इसका सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट और रहता है, वो जो धर्मा वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एंशिएंट वाला, तो वो मैं उसका छोटा सा एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी जब टाइम लगेगा। बाकी मेजर पार्ट कवर हो चुका है आपका, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पबेड का एक पार्ट रहता है, वो भी आई अपलोड टाइमली। ठीक है, थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल बिजी चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है साइड बाय साइड, इसलिए चीजें थोड़ी सी हो सकता है डिले जा रही होंगी, बट हो जाएगा टाइम से कंप्लीट, इस बात से परेशान मत होना। ठीक है, अच्छा एक चीज और थी कि जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप बिना कहे ही पॉसिबल हो तो आप इन सबको पूरा शुरू से ही रिवाइज करना। ठीक है, शुरू से रिवाइज करने की और सलाह देनी थी मैंने। बाकी इसके अलावा थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जैसा भी होगा कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू शेयर, है ना, कमेंट्स वगैरह में बता देना मुझे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, शेयर कर लेना, 1000 का टारगेट है, पहुंचा दो आराम से भाग के जल्दी से।
तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।